सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने BC OG 171 जो कि है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हमारे बीकॉम थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के ब्लॉक सेकंड के यूनिट 5 को, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में यूनिट 5 का पार्ट 1 कंप्लीट किया है और ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 के यूनिट 4 तक कंप्लीट किए हैं। तो सो मेक श्योर कि पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, तब आप इस यूनिट को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ, जो कि है चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं। हाँ, तो अब ध्यान से देखना, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है पहले ये देखते हैं, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई मतलब होता है कि जब भी हमारे द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, जब जिसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है जिस कमोडिटी को, जब उसके प्राइस में चेंज आएगा एंड द क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो चेंजेस वाइल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जो हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था वही चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है। मतलब जैसे लॉ ऑफ सप्लाई में चेंज, जैसे प्राइस में चेंज आने से हमारा क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आएगा, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा क्वांटिटी सप्लाई कम होगा, ये हमने पढ़ा था है ना लॉ ऑफ सप्लाई में। बट अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए। यही हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है। क्या कि हमारे क्वांटिटी सप्लाई में चेंज कब आ रहा है, जब हमारे प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये चीज़ पक्का ध्यान में रखना कि अदर फैक्टर जो हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए, ठीक है। तो हमारा होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, जैसे एक्सटेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, ग्राफ भी है ना। ये देखो, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ये जो पहले ए पॉइंट पे था, ए से बी गया तो ये एक्सटेंशन हुआ, ए से सी वापस अंदर साइड मूव किया तो ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो यही एक्सपेंशन, ये कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और कैसे होता है। एक्सपेंशन, जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रहा है। जैसे प्राइस ऑफ पेन राइजेस फ्रॉम 3 रुपीज़ टू 4 रुपीज़ पर यूनिट, द सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000 टू 40,000। देखो सिंपल सी बात है, जब हमने पढ़ा था प्राइस बढ़ेगा तो कमोडिटी सप्लाइड बढ़ेगा, है ना। वही हमारा उसी का कारण होता है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। मतलब सप्लाई में एक्सटेंशन आएगा, मतलब वो बाहर की तरफ मूव करेगा। जैसे देखो ये यहाँ पे हमने देखा था, ये इसको बेस लेके चलो, ठीक है। ये ए वाले पॉइंट को इसके अकॉर्डिंग हम बी पे मूव किए, है ना। प्राइस बढ़ा, इधर देखो प्राइस है 3 से 4 यूनिट हुआ तो 30,000 से 40,000 सप्लाई हो गया हमारा, है ना। तो प्राइस के बढ़ने से हमारा यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गया, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन इन सप्लाई, ठीक है। और वही चीज़ जब हम देखें कि प्राइस के घटने से, जब 3 रुपये था तो वो घट के 2 रुपये हो गया, तो हमने सप्लाई भी कम कर दी मार्केट में। क्यों? क्योंकि हमको अब प्रॉफिट नहीं हो रहा उतना उस कमोडिटी पे, है ना। तो 30,000 से 20,000, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। यही दो मूवमेंट होते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई किसके चेंज होने से होता है? चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रख के जब उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से उस कमोडिटी के क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आता है तो उसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कहते हैं। इसमें हमने दो चीज़ देखा कि एक होता है एक्सटेंशन और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाई घटेगा। जैसे प्राइस 2 से 3 हुआ पर पेन का तो 30,000 से 20,000 हो गया। दीज चेंजेस आर शोन बाय मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व। तो इसी को हम मूवमेंट कहते हैं। ये मूव हो रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, नीचे की तरफ मूव हो रहा है, अपवर्ड मूव हो रहा है तो हम उसे कह रहे हैं एक्सटेंशन, डाउनवर्ड्स हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ये था हमारा चेंज इन सप्लाई कर्व। यही चीज़ सब यहाँ दे रखा है। देखो, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। लॉ ऑफ सप्लाई इंप्लाइज दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। किसकी वजह से? जब हमारा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा और इसी को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अब समझते हैं चेंज इन सप्लाई क्या होता है। देखो सिंपल सी चीज़ है, जब भी हमारे सप्लाई में चेंज आएगा ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस, सच एज टेक्नोलॉजी में चेंज। अब जिस कमोडिटी को प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उसके प्राइस में चेंज आने से अब चेंज नहीं आ रहा क्वांटिटी सप्लाई में, अब प्राइस फिक्स है। बाकी जो अदर फैक्टर्स से जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं उनमें चेंज आने से जो क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आता है उसे हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई। तो चेंज इन सप्लाई कब आता है? जब हमारे अदर फैक्टर्स में चेंज आने से हमारी सप्लाई में चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई। अब इसमें देखो चेंज इन अदर फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी, वेदर, वॉर, ये सब चीज़ें जो है चेंज इन अदर
फैक्टर्स, इन सब में चेंज आने से अगर हमारे सप्लाई में चेंज आएगा तो उसे हम कहेंगे चेंज इन सप्लाई, ठीक है, सप्लाई। अब देखो, न्यू मशीन्स हेल्प प्रोड्यूसर्स मोर पेन्स इवन एट सेम प्राइस, ठीक है। अगर नए मशीन हमने अपने फर्म में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कर ली तो वो हमें क्या हेल्प करेगा कि वो प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज कर देगा, है ना। जहां हम 20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे थे, अब हम नए मशीन्स, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज के साथ हम वहाँ 50,000 यूनिट्स उन पेन को प्रोड्यूस कर पाएंगे, है ना। तो वही कह रहा है, सेम प्राइस पे हमने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ा लिया। कैसे? जब हमने अपने टेक्नोलॉजी में चेंज लाया। तो अब इसमें कैसे चेंज, इस चेंज इन सप्लाई के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डिक्रीज इन सप्लाई और दूसरा होता है इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। अब ये देख लेते हैं। देखो, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी सप्लाइड फॉल्स, जब भी हमारा क्वांटिटी सप्लाइड घटेगा एट सेम प्राइस, इट रेफर्स टू डिक्रीज इन सप्लाई। सिंपल सी बात है, जब प्राइस कांस्टेंट थी किसी चीज की और मार्केट में हमारी सप्लाई कम हो गई है तो वो डिक्रीज हो गया सप्लाई में, वही चीज कह रहा है, ठीक है। इट डिक्रीज इन प्राइस, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स द फॉर्म इम्प्लाइज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसकी वजह से क्या आएगा सप्लाई कर्व में, लेफ्टवर्ड, इसकी वजह से शिफ्ट आता है। देखो, चेंज इन सप्लाई की वजह से हमारे कर्व में शिफ्ट आता है, चेंज इन सप्लाई की वजह से। राइटिंग थोड़ी बेकार बनेगी क्योंकि हम कर्सर से लिख रहे हैं, ठीक है। चेंज इन सप्लाई से क्या आता है, सप्लाई कर्व में शिफ्ट आता है, और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के में चेंज होने से क्या आता है, सप्लाई कर्व में मूवमेंट, राइट, ठीक है, मूवमेंट अलॉन्ग सप्लाई कर्व आएगा इससे, और उससे हमारे सप्लाई कर्व में ही शिफ्ट आएगा, ठीक है। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करें। तो चेंज इन सप्लाई से हमारे सप्लाई कर्व में शिफ्ट आता है, मतलब अप लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड से हमारे में सप्लाई कर्व में क्या आता है, मूवमेंट आता है। जैसे अब कॉन्ट्रैक्शन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सटेंशन होगा, है ना, वही चीज़ है। सिंपल सी चीज़ है यार। देखो, यहाँ मूव ही तो हो रहा है सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व है ना, ये सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व तो एज इट इज फिक्स है ना, बस ये है कि थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया है, इसमें मूवमेंट आ गया है ऊपर की तरफ, इसमें डाउनवर्ड्स की तरफ मूवमेंट आया है। अब यहाँ देखो, यहाँ सप्लाई कर्व ही चेंज हो रहा है। ये सप्लाई कर्व थी, ये वाली, ये हमारी सप्लाई कर्व थी, ये अब ऐसी हो गई S1 जब हमारा डिक्रीज हुआ सप्लाई कर्व में, ठीक है। और ये इंक्रीज इन सप्लाई कर्व। अब देखो, समझते हैं इस चीज़ को। डिक्रीज इन सप्लाई कर्व, जब भी मार्केट में हमारा क्वांटिटी सप्लाइड कम होगा, सेम प्राइस पे, प्राइस फिक्स थी, हमने सप्लाई कम कर दिया तो वो डिक्रीज इन सप्लाई कर्व, जिससे हमारे सप्लाई कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। अब जैसे देख लेते हैं, ये सप्लाई कर्व था और इस पॉइंट पे देखो, यहाँ प्राइस फिक्स है, ठीक है, प्राइस है 3 रुपये, 3 रुपये पे अब हमारा वो चेंज हो रहा है, सप्लाई चेंज हो रहा है, ठीक है। एक ये हमारा फिक्स था। जब हम मार्केट में अपने कमोडिटी का प्राइस हमारे फिक्स है, हम सप्लाई को कम कर रहे हैं, ठीक है, सप्लाई को कम कर रहे हैं। पहले 30 यूनिट, हम 3 रुपीज़ पर यूनिट पेन बिक रहा था, तो हम 30 यूनिट्स पर मंथ या फिर पर वीक हम प्रोड्यूस कर रहे थे। पर जब हमने 3 रुपीज़ प्राइस पर ही अपने सप्लाई को कम कर दिया, मीन्स अब हम 20 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सप्लाई कम हुआ। तो देखो, पहले ये सप्लाई कर्व ऐसे बन रही थी, तो अब ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। ये देखो, यहाँ से यहाँ मूव किया तो ये डिक्रीज इन सप्लाई कर्व हो गया। पहले सप्लाई कर्व तो यहाँ थी ना ए पॉइंट पे, अब ये इधर को मूव हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। सप्लाई कर्व कहाँ मूव हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, वो डिक्रीज इन सप्लाई दिखा रहा है, ठीक है। अब जब हम इसी प्राइस पे, सेम प्राइस पे अपने क्वांटिटी सप्लाइड को मार्केट में इंक्रीज कर देंगे, पहले 30 यूनिट्स कर रहे थे, अब 40 यूनिट सप्लाई करेंगे, तो सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड मूव करेगा, और इसी को कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई कर्व। देखो, यहाँ दिया होगा, व्हेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी सप्लाइड इंक्रीजेज एट द सेम प्राइस। भाई, प्राइस सेम थी, बस हमने क्या किया, अपने क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, हमने नए नए टेक्नोलॉजीज, अपग्रेडेड मशीन्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल कर लिया, जिससे क्या हुआ, हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई। तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अब हम उसे स्टॉक में रख के क्या करेंगे, है ना, तो उससे हमने मार्केट में सप्लाई कर दिया ताकि हमें सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो या फिर जो भी हो, है ना। तो सेल्स सेम प्राइस पे हमने क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर दिया, तो वो इंक्रीज इन सप्लाई दिखाता है, ठीक है, जिससे हमारे कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आता है, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट। तो यही था हमारा चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल सी चीज़ थी और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, कह लो कि क्वांटिटी सप्लाई मतलब जब भी हमारे सब क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ रहा है, किसके चेंज आने से, उस कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आने से, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे तब, ठीक है। तो ये होता है हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और इसमें दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक एक्सटेंशन होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। एक्सटेंशन मतलब जब प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, तो हमारा सप्लाई कर्व जो है, वो जो सप्लाई कर्व है वो एक्सटेंड करेगा, है ना, एक्सटेंड करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि जब प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ा दिया हमने, तो एक्सटेंशन हुआ सप्लाई कर्व का। सप्लाई कर्व अपने जगह पे फिक्स है, ये सप्लाई कर्व यही का यही है ना, सप्लाई कर्व कहाँ वो हुआ है ना, शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट हुआ है यहाँ से
हाँ नहीं ना, शिफ्ट हमारा किस में होता है, चेंज इन सप्लाई में होता है, ठीक है, जब हम अपने सप्लाई को ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है, सप्लाई को चेंज कर रहे हैं चेंज इन अदर फैक्टर्स के कारण। प्राइस फिक्स है, हमारी प्राइस फिक्स है, अदर फैक्टर्स में चेंज आने से हमने अपने सप्लाई में चेंज किया, सप्लाई बढ़ा दिया तो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, सप्लाई कम कर दिया तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यही है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई कर्व। इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई कर्व चेंज इन सप्लाई से आता है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कर्व हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से आता है, ठीक है। तो ये था हमारा ये टॉपिक। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है वाई सप्लाई कर्व शिफ्ट। सप्लाई कर्व शिफ्ट होता क्यों है, ठीक है, अब ये समझ लेते हैं। अब देखो सप्लाई कर्व हमने पढ़ा, सप्लाई कर्व में चेंज क्यों आता है, अब आप मुझे बताओ। सप्लाई कर्व में चेंज इसलिए आता है कि उसके जो अदर फैक्टर्स थे जो सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं उनमें चेंज आ रहा है, उसके खुद के प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, उसका खुद का प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं वो उनमें चेंज आने से जो सप्लाई में चेंज आ रहा है उसे हम चेंज इन सप्लाई कर्व कहते हैं। अब देखो तो सप्लाई कर्व शिफ्ट्स व्हेन फैक्टर्स अदर देन कमोडिटी ओन प्राइस चेंजेस। हाँ तो हमने देखा कि चेंज इन सप्लाई क्या होता है, ठीक है, चेंज इन सप्लाई तब होता है जब हमारे सप्लाई में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। उसके खुद के प्राइस में चेंज आने से हमारी सप्लाई में चेंज नहीं आता, बल्कि हमारे अदर फैक्टर्स में चेंज आने से हमारे जब सप्लाई में चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई कर्व, ठीक है, जिससे हमारे सप्लाई कर्व में शिफ्ट आता है। हमने चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई से हमारे सप्लाई कर्व में क्या आता है, मूवमेंट आता है, और चेंज इन सप्लाई से हमारे सप्लाई कर्व में शिफ्ट आता है। तो अब देखो वही दिया है कि अब सप्लाई कर्व में शिफ्ट आता क्यों है, उसके कुछ रीजंस बताए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हम करते हैं कि हमारे अदर फैक्टर्स में चेंज होने से हम अपनी सप्लाई को चेंज करते हैं, ठीक है। तो जिसका पहला पॉइंट है चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, ठीक है। जैसे कि अगर दूसरे गुड्स जो हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा प्रोडक्शन टू देम। अब जैसे मार्केट में अभी फिलहाल जो हैंड फैन है, ठीक है, हैंड फैन का जो प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूसर कम कर देगा, क्यों, क्योंकि अभी जो है वो एसी का डिमांड ज़्यादा है, एसी का प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। तो अब कोई भी प्रोड्यूसर वही प्रोडक्ट बनाना चूज़ करेगा ना जिसमें उसे प्रॉफिट ज़्यादा हो रही हो, और प्रॉफिट तभी ज़्यादा होगी जब प्राइस उस कमोडिटी का ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ है कि जब दूसरे कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो हम अपने क्वांटिटी सप्लाई को भी चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये पहला पॉइंट था हमारा। जैसे अगर एसी का प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी जो टीवीज बना रही थी वो टीवी को का प्रोडक्शन कम कर देंगी और ज्यादा एसी प्रोड्यूस करेंगी, क्यों, क्योंकि एसी का प्राइस बढ़ रहा है तो उनको एसी बनाने में ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। और ये लोग क्या करेंगे, टीवी का जो सप्लाई है उसे डिक्रीज कर देंगे और एसी का सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, अदर फैक्टर, अदर मतलब अदर कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से हमारे जो एक्चुअल बेस प्रोडक्ट था हमारा जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे उसके सप्लाई में चेंज आया, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हाईयर आएगा, मतलब जैसे हमारा लागत ही ज्यादा लग रहा है तो हम प्रोडक्शन कम कर देंगे उस कमोडिटी का, है ना। जैसे अगर वेजेस, रॉ मटेरियल ये सभी हमें महंगे मिल रहे हैं तो बिस्किट फैक्ट्री जो है वो कम बिस्किट्स बनाएगी, है ना, क्यों, क्योंकि हमारा कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से हमें प्रॉफिट कम होगा पर प्रोडक्ट पर, तो हम सप्लाई कम कर देंगे उसकी, ठीक है। अगर कॉस्ट कम आएगा हमें, मतलब जैसे वो जो भी हमारा गुड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम लागत में बन जाएगा तो हमें बचा हुआ जो प्राइस होगा उसमें हमें प्रॉफिट होगा, तो उससे क्या होगा, हम अपना सप्लाई इंक्रीज कर देंगे। तो यही है कि देखो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आने से हम अपने सप्लाई को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब देखो हम अगर बेटर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, हमारे पास स्टॉक जो हमारा फिनिश गुड्स है वो बढ़ जाएगा, है ना। उससे क्या होगा, हम सप्लाई मार्केट में ज्यादा कर देंगे। तो वही है कि जब हम जितना अच्छा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो हमारा सप्लाई बढ़ जाता है, अगर हम बेकार टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो हमारा सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट कि चेंज इन टेक्नोलॉजी से हमारे क्वांटिटी सप्लाई पे भी असर पड़ता है। अदर फैक्टर्स में आता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेस, वॉर, वेदर, फ्यूचर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कैन ऑल्सो चेंज सप्लाई। अब ये भी चीजें हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या चल रही हैं, टैक्सेस गवर्नमेंट कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगा रही है, अगर वॉर हो गया किसी कंट्रीज के बीच में, वेदर कंडीशंस कैसा है, और अगर किसी प्रोडक्ट पे इन फ्यूचर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हम अभी प्रेजेंट में क्या करेंगे, उसकी सप्लाई कम कर देंगे ताकि हम उस कमोडिटी को स्टॉक में रखें और इन फ्यूचर जब उस कमोडिटी का प्राइस राइज हो तो हम उसे मार्केट में सप्लाई कर देंगे, है ना, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यही है कि चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से हमारे सप्लाई में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो यही था हमारा वाई सप्लाई कर्व शिफ्ट्स, यही कुछ रीजंस दिए थे जिसकी वजह से हमारे
हमारे सप्लाई कर्व में चेंज आ रहा है, क्योंकि अदर फैक्टर्स में चेंज आने से हम अपने सप्लाई को चेंज कर रहे हैं। अब चेक योर प्रोग्रेस दिया है जैसे कि एन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई मीन्स दैट गिवन प्राइस इज मोर सप्लाइड। अब देखो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ा था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जब तब होता है जब हमारे सप्लाई में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, खुद के उस कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आने से जब उस कमोडिटी का सप्लाई चेंज होता है तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई होता है। बट अगर चेंज इन अदर फैक्टर से हमारे कमोडिटी के सप्लाई में चेंज आ रहा है तो वो चेंज इन सप्लाई होता है। तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई मीन्स कि गिवन प्राइस पे हम ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं तो फॉल्स, ठीक है, हम गिवन प्राइस पे नहीं कर रहे हैं, प्राइस बढ़ेगी तो हम सप्लाई ज्यादा करेंगे तभी हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। एन इंक्रीज और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई आर वन ऑफ द सेम थिंग, नहीं, गलत बात है कि इंक्रीज और एक्सटेंशन जो होता है सप्लाई का वो सेम चीज नहीं है। इंक्रीज जो होता है हमारा चेंज इन सप्लाई में होता है और एक्सटेंशन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब क्वांटिटी सप्लाई जो होता है वो हमारा चेंज होता है टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण, नहीं, फॉल्स होगा, क्योंकि हमारा जो क्वांटिटी सप्लाई में चेंज किसकी वजह से होता है, हमने ये ऊपर पढ़ा था कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई तभी होता है जब हम उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज करते हैं, ठीक है। अदर फैक्टर्स जो होते हैं हमारे इस टाइम पे कांस्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे वही दे रखा है कि क्वांटिटी सप्लाई में चेंज हमारे चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से होता है, नहीं, गलत बात है, चेंज इन सप्लाई होता है हमारा चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। द सप्लाई इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब देखो, हाँ देखो यहाँ उल्टा दे रखा है ना, सप्लाई हम कब बढ़ाते हैं, कभी तब बढ़ाते हैं जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, तब नहीं जब कमोडिटी का प्राइस फॉल होगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो हमें प्रोडक्शन में प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए हम सप्लाई बढ़ा देते हैं, है ना। कोई भी प्रोडक्ट है आज 100 रुपए का बिक रहा है, कल 150 का बिकेगा, तो हम क्या चाहेंगे कि भाई यहाँ 50 रुपए हमें प्रॉफिट ही तो हो रहा है, तो हम क्या चाहेंगे कि हम ज्यादा यूनिट सप्लाई कर पाए इस टाइम पे, है ना। तो वही चीज है कि सप्लाई तब बढ़ता है जब मार्केट में उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, फॉल नहीं होता, तो ये फॉल्स होगा। फिफ्थ पॉइंट है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व शोज द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब देखो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, हमने सप्लाई कर्व में मूवमेंट देखा था, तो ये वाला होगा, ये है ना। तो इसमें हमने यही पढ़ा था कि सप्लाई कर्व में मूवमेंट कब होता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की वजह से, मतलब ऐसे कि जब हमारा सप्लाई में चेंज हो रहा है ड्यू टू इट्स ओन प्राइस में चेंज होने से, अदर फैक्टर्स एट दैट टाइम विल बी कांस्टेंट, तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड का भी है, ऐसा ही सेम ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा ट्रू होगा, फिफ्थ वाला। सिक्स्थ पॉइंट है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड इंडिकेट्स दैट इंक्रीज इन सप्लाई। अब देखो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, शिफ्ट हमारा होता है चेंज इन सप्लाई में, है ना, ये अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इंक्रीज कहाँ हो रहा है, सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई हो रहा है, तब हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है ना, तो ये हमारा फॉल्स होगा। अ सप्लाई कर्व शिफ्ट बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, बिल्कुल सही है। सप्लाई कर्व में शिफ्ट कब होता है, जब अदर फैक्टर्स में चेंजेस होते हैं रेदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, तो ये ट्रू होगा। तो ये था हमारा चेक योर प्रोग्रेस बी। और अब अगला टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब देखो जैसे यहाँ इलास्टिसिटी वर्ड यूज किया गया है ना, तो इलास्टिक क्या होता है, जैसे हम रबर बैंड देखते हैं, उसको हम जितना स्ट्रेच करेंगे वो उतना खींचेगा, है ना, वैसे ही यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात की, मतलब सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस व्हेन द प्राइस चेंजेस। अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि प्राइस में चेंज होने से सप्लाई चेंज होता है, अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें ये बताता है कि प्राइस में चेंज होने से हमारे सप्लाई में कितना चेंज होता है, हाउ मच, ये वो मेजर करता है, ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है हमें, ठीक। अदर फैक्टर्स यहाँ भी हमारे कांस्टेंट रहेंगे। आप देखो यहाँ दिया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री टू विच द क्वांटिटी सप्लाइड रिस्पॉन्स टू प्राइस, मतलब कितने हद तक हमारे सप्लाई में चेंज हो रहा है प्राइस में चेंज होने के कारण, ठीक है, मतलब प्राइस में चेंज होने से हमारा सप्लाई कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको, ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है। इन सिंपल वर्ड्स इट शोज हाउ स्ट्रांगली सप्लाई रिएक्ट्स टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब यही हमारा वो था। अब देखो इसको हम अगर हम फॉर्मूला कहें या फिर इसका एक और डेफिनेशन कहें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन अमाउंट ऑफ सप्लाई, मतलब जितना चेंज हमारे सप्लाई में आया वो ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब कितना परसेंट हमारे प्राइस में चेंज आया उस कमोडिटी के, वो नीचे रखेंगे, ठीक है। तो वो हमारा बन जाता है फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। तो परसेंटेज चेंज इन, आप देखो सप्लाई कैसे निकलता है, तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, परसेंटेज है तो इंटू 100 लगेगा ही, है ना। और दूसरी बात रही कि इसमें चेंज निकालना है हमें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, तो हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपन ओरिजिनल सप्लाई, फिर होल अपॉन आएगा चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी परसेंटेज लिखना है, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ 100 से कट जाएगा, और ये जब फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो ये जो p है वो ऊपर चला जाएगा और ये चेंज इन प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से हमने दोनों चेंजेस को एक साइड ले लिया और प्राइस और सप्लाई को एक जगह कर लिया है, तो हमारा ये रिक्रिएट करके फॉर्मूला एक ये दूसरा बना। ठीक है, कि मतलब चेंज इन सप्लाई को डिवाइड करेंगे चेंज इन प्राइस से इनटू प्राइस बाय सप्लाई, तो भी हमारा चेंज इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का ही फॉर्मूला है। ठीक है, बस थोड़े बहुत चेंजेस करके हमने ये फॉर्मूला जनरेट कर लिया है। अब देखो यहाँ एक एग्जांपल दे दिया गया, जैसे कि ₹2 था किसी कमोडिटी का, वो बढ़ के ₹3 हो गया, और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो 25,000 से बढ़ के 40,000 हो गया, क्योंकि देखो प्राइस जो है वो ₹1 से बढ़ा, तो हमने क्या किया 25,000 से 40,000 तक हमने अपना क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर दिया। अब देखो हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो चेंज इन सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन सप्लाई कर लेंगे। तो चेंज इन सप्लाई में कितना चेंज आया 25,000, मतलब 40 माइनस 25 करेंगे तो 15,000 का चेंज हमारा यहाँ आया, अपॉन चेंज इन प्राइस में कितना चेंज हुआ, पहले जो प्रोडक्ट ₹2 का बिक रहा था अब वो ₹3 का बिक रहा है, तो मतलब ₹1 प्राइस में बढ़ा है ना, 3 - 2 तो वो हमारा 1 आ गया, इनटू प्राइस, पहले प्राइस क्या था 25,000 और पहले सप्लाई क्या था, प्राइस पहले क्या था 2 और ₹2 और पहले सप्लाई क्या था 25,000, तो वो भी रख लेंगे यहाँ पे हम फॉर्मूले में। ठीक है, अब यहाँ से काट पिट के हमारा 1.2 आया, मीन्स कि जो हमारा प्राइस ऑफ पेन गोइंग up by say 1% leads to increase in quantity supply of pens by 1.2%। ठीक है, वी कैन से दैट द सिचुएशन इज ऑफ इलास्टिक सप्लाई। ठीक हो, अब देखो ये एग्जांपल किस चीज का हुआ, इलास्टिक सप्लाई का, मतलब कि हमारे प्राइस में थोड़ा चेंज हुआ है, उससे हमारे सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज आया। ठीक है, 1% के नियर अबाउट हमारे प्राइस में चेंज हुआ था, तो उससे हमारे सप्लाई में 1.2% का इंक्रीज आ गया है ना, तो ये हमारा इलास्टिक सप्लाई हुआ, मतलब सप्लाई में चेंज आया ना, तो ये इलास्टिक सप्लाई का एग्जाम्पल हुआ। द कोफिशियंट लेस देन 1 वुड मेन दैट वी हैव इन इलास्टिक सप्लाई। अब देखो 1 से नीचे अगर आंसर आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, तो मतलब इन इलास्टिक सप्लाई है, मतलब सप्लाई पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा प्राइस के चेंज होने से। बट अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो मतलब कि प्राइस में थोड़ा चेंज होने से हमारे सप्लाई पे ज्यादा चेंज आ रहा है, तो वो इलास्टिक सप्लाई का वो हुआ एग्जाम्पल हुआ। और 1 मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 1, तो ये यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है, मतलब जितना चेंज हमारे प्राइस में आएगा उतना ही चेंज हमारे सप्लाई में आएगा। और 0 मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, मतलब प्राइस कितना भी ऊपर नीचे हो जाए हम सप्लाई में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला टाइप इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई मतलब इन इलास्टिक मतलब समझते ही हो आप, जो स्ट्रेच हो, जो रबर बैंड की तरह जिसमें स्ट्रेचेबिलिटी हो, है ना, वही इलास्टिक होता है। बट इन इलास्टिक मतलब उसका जस्ट अपोजिट, जो थोड़ा भी चेंज ना हो। तो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई मतलब प्राइस में जितना भी चेंज आ रहा है आने दो, चाहे प्राइस बढ़े चाहे घटे, सप्लाई हमारी फिक्स रहेगी। ठीक है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा। उसी का ये वाला ग्राफ है, पहला वाला, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 0, जिसमें सप्लाई हमारा कांस्टेंट रहता है, प्राइस हमारा भले चेंज हो। इसका एग्जांपल है कि जैसे कोई भी रेयर पेंटिक है, जो भी एंटिक मटेरियल्स होते थे, तो वो सब जो हैं बहुत महंगे बिकते हैं, बट उनका सप्लाई हम नहीं बढ़ा सकते ना, वो सब तो कह लो क्वांटिटी उन सब की मिनिमम है या फिर फिक्स है ना, रेयर चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें फिर से बनाई नहीं जा सकती। तो वही होता है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, मतलब जिसमें सप्लाई जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, भले प्राइस बढ़े चाहे घटे। ठीक है, तो उसका ग्राफ ये पहला वाला है, ES इज इक्वल्स टू 0। अब सेकंड है हमारा इलास्टिक सप्लाई। देखो अब इलास्टिक सप्लाई मतलब जब हमारे थोड़े से प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। जैसे कोई भी फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड गुड्स होते हैं, फैक्ट्री मेड गुड्स, जैसे पेन, पेपर, क्लोथ्स, ये सब जो हैं, इनकी प्रोडक्शन तुरंत बढ़ती है, सप्लाई तुरंत बढ़ती है। ठीक है, तो वही है, सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। थोड़ा भी अगर प्राइस बढ़ा या थोड़ा प्राइस घटा तो सप्लाई पे भी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, मतलब जितना भी प्राइस में चेंज आएगा उससे ज़्यादा अफेक्ट तुम्हारे प्राइस सप्लाई पे पड़ेगा। तो यही चीज़ है इलास्टिक सप्लाई, मतलब इलास्टिसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। ठीक है, इन इलास्टिक सप्लाई वही चीज़ है कि मतलब सप्लाई चेंज नहीं होगा। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इन शॉर्ट पीरियड, मतलब एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो होते हैं वो छोटे छोटे समय पे आपको आराम से नहीं मिल सकते, राइट। जब शॉर्टेज होती है या फिर जब क्लाइमेट कंडीशन एकदम डिफरेंट रहता है, अपने क्रॉप्स के अकॉर्डिंग नहीं रहता, तो फिर जो फसलें वो ख़राब हो जाती हैं, तो फिर शॉर्टेज हो जाएगी, है ना। तो वही चीज़ है, सप्लाई कैन नॉट इंक्रीज क्विकली, हम तुरंत सप्लाई नहीं बढ़ा सकते एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की। पहले किसान
बोएगा, उगाएगा, तैयार हो जाएगा, तब उसे काटा जाएगा, है ना। इलास्टिक सप्लाई मतलब जब सप्लाई में ज़्यादा चेंज आ जाएगा, जब जितना भी प्राइस में चेंज है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई में ज़्यादा चेंज आएगा। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा था 1.2 मतलब सप्लाई हमारी ज़्यादा चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस 2 रुपये से 3 रुपये हुआ, मतलब 1 रुपये प्राइस बढ़ा तो हमने 15,000 यूनिट ज़्यादा सप्लाई की, तो वो इलास्टिसिटी क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। जितना प्राइस में चेंज हुआ उससे ज़्यादा हमारे सप्लाई में चेंज आया, तो वो होता है हमारा इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक सप्लाई मतलब सप्लाई में कम चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, मतलब प्राइस में मतलब जितना भी चेंज आया है उसके हिसाब से क्वांटिटी सप्लाई में चेंज बहुत कम आएगा, ठीक है। यूनिट इलास्टिक मतलब जितना चेंज हमारे सप्लाई में आएगा या प्राइस में आएगा उसके अकॉर्डिंग उतना ही चेंज हमारे सप्लाई में आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 0 मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस भले बढ़े प्राइस भले घटे, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई मतलब वेरी लार्ज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू स्मॉल प्राइस चेंज, मतलब थोड़ा भी प्राइस में चेंज हुआ तो सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। तो यही 5 टाइप्स होते हैं हमारे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। देखो, एक हो गया हमारा इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक सप्लाई, यूनिट इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। तो ये 5 हमारे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो गए, ठीक है। और इनके ग्राफ्स ये रहे पांचों, ठीक। हाँ, तो देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 0 जो कि होता है हमारा इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब सप्लाई पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस में कितना भी चेंज है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो इन्फिनिटी है। ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी मतलब देखो प्राइस हमारा कांस्टेंट है बट सप्लाई हमारा बढ़ते जा रहा है ना, प्राइस कांस्टेंट है पर सप्लाई हमारा बढ़ते जा रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी मतलब प्राइस में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा और हमारा सप्लाई जो है वो बढ़ते जा रहा है। कितना, पहले यहाँ से यहाँ तक सप्लाई बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ सप्लाई बढ़ा, यहाँ से यहाँ बढ़ा, बट प्राइस जो है हमारा हमेशा कांस्टेंट रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू यूनिटी मतलब यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो इसमें क्या होता है जितना चेंज हमारे सप्लाई में आता है उतना ही चेंज हमारे प्राइस में आता है। जैसे देखो सबसे पहले यहाँ पॉइंट पे है ना, तो सबसे पहले इतना हमारा प्राइस रहा और इतना हमारा क्वांटिटी सप्लाइड रहा, है ना। यहाँ से यहाँ तक हमारा प्राइस है, यहाँ से हमारा क्वांटिटी सप्लाई है, फिर प्राइस बढ़ा है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ प्राइस हमारा इतना हो गया और क्वांटिटी सप्लाई हमारा हो गया यहाँ तक। तो देख सकते हो ये वाला जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर है ना। तो वही कह रहा है जितना चेंज हमारे सप्लाई में आया है उतना ही चेंज हमारे प्राइस में आया है, मतलब प्राइस में चेंज जितना आया उतना ही हमारे सप्लाई में चेंज आया है। अगला है हमारा इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक सप्लाई मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1। इन इलास्टिक मतलब जितना चेंज हमारे प्राइस में आ रहा है उससे कम चेंज हमारे सप्लाई में आएगा। जैसे अब देखो यहाँ पे पहले क्वांटिटी सप्लाई इतनी थी, ठीक, और प्राइस थी 0 तो हम इतना सप्लाई कर रहे थे। अब प्राइस हमारी बढ़ी यहाँ से यहाँ तक बढ़ी और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ी यहाँ से यहाँ तक, तो खुद ही देख लो कौन सा ज़्यादा है। प्राइस ज़्यादा चेंज हुआ ना, प्राइस तो पूरा यहाँ तक बढ़ा, प्राइस में चेंज पूरा यहाँ तक आया, बट क्वांटिटी सप्लाई थोड़ा बढ़ा है, तो वही है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, ठीक है। मतलब इन इलास्टिक हाँ इन इलास्टिक कहते हैं इसे, ठीक है, पर नहीं इन इलास्टिक सप्लाई। और एक इलास्टिक सप्लाई मतलब जिसमें सप्लाई में चेंज ज़्यादा आएगा, थोड़े से भी चेंज आने से प्राइस में। जैसे अब यहाँ पे देखो पहले प्राइस इतना था तो हम क्वांटिटी कितना दे रहे थे, इतना दे रहे थे, ठीक है। इतने प्राइस पे, हाँ इतने प्राइस पे जब 0 प्राइस था तो क्वांटिटी सप्लाइड हमारा इतना था। जब प्राइस हमारा बढ़ के इतना हुआ मतलब प्राइस कितना इंक्रीज़ हुआ है, सिर्फ इतना, ठीक है। और क्वांटिटी हम पहले इतना दे रहे थे, माइनस में था जो कि अब वो पॉजिटिव होके यहाँ तक आ गया है। तो इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन प्राइस ना, तो वही है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन 1, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जिसमें हमने 5 टाइप पढ़ा। एक था इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो अब देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे ऐसे फैक्टर्स जो इस चेंज इन सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, जो कि प्राइस में चेंज होने की वजह से हो रहा है, वो फैक्टर्स हैं अब, ठीक है। देखो क्या, दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स हाउ मच चेंज सप्लाई चेंजेस व्हेन प्राइस चेंजेस। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो सप्लाई में जितना चेंज आ रहा है उसको अफेक्ट कर रहे हैं जब प्राइस में चेंज आ रहा है उससे, है ना। तो ये है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। अगर इफ प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीजेस स्लोली, देखो मैंने बताया था अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आएगा तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, बट अगर प्रोडक्शन कॉस्ट स्लोली बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो सप्लाई जो है वो इलास्टिक हुआ इस केस में, क्यों, क्योंकि हम सप्लाई में चेंज ला रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट जो है उसका कम मतलब लगेगा, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है
जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, मतलब उसमें लागत कितनी लग रही है, वो जब धीरे धीरे बढ़ रही है तो सप्लायर तब बढ़ा सकता है। बट अगर कॉस्ट जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ रही है, ठीक है, जैसे आज के ही डेट में गैस का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है ना, हर चीज़ में इन्फ्लेशन है, हर रॉ मटेरियल आपको महंगा मिलेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, आउटपुट बनेगा, वो भी तो कॉस्टली बनेगा, तो उसमें प्रॉफिट कम होगा, मार्जिन कम होगा, तो प्रोड्यूसर चाहेगा कि मैं ये कम प्रोड्यूस करूँ, है ना। तो वही चीज़ है, जब कॉस्ट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई बढ़ा नहीं पाएगा ज़्यादा, है ना, तो सप्लाई यहाँ पे इनइलास्टिक हो गया। तो यही है कि देखो कि जो फैक्टर्स, मतलब अदर फैक्टर्स, खुद के प्राइस में चेंज होने से तो सप्लाई में चेंज आ ही रहा था, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, अदर फैक्टर्स में चेंज आने से सप्लाई में चेंज आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। यहाँ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट देख लिया, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने देख लिया कि अगर स्लोली बढ़ रहा है तब तो हम सप्लाई थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बट अगर क्विकली बढ़ रहा है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तब प्रोड्यूसर चाहेगा कि हम सप्लाई न बढ़ाएं, मतलब स्लोली बढ़े, तो सप्लाई बिकम्स इनइलास्टिक, मतलब कम बढ़ेगा, इलास्टिक इनइलास्टिक, ठीक है। एग्जाम्पल, अ पेन फैक्ट्री कैन इंक्रीज प्रोडक्शन चीपली सो सप्लाई इज इलास्टिक। बस सिंपल सी बात है, जब अगर हम सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं सस्ते में, मतलब अगर हमारा प्रोडक्ट बन जा रहा है तो सप्लाई इलास्टिक हुआ। दूसरा पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ कमोडिटी। अब देखो कमोडिटी भी दो तरीके की होती है, एक पेरिशेबल गुड्स, एक होता है ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स में आते हैं वही सब कच्ची चीज़ें, जैसे गुड्स लाइक मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, ये ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो सप्लाई जो होती है इसकी इनइलास्टिक होती है, ठीक है। मतलब ज़्यादा चेंज नहीं आता है। अगर ये कल को मार्केट में सस्ती भी हो गई तो भी सप्लायर ये नहीं कर सकता कि इसे हम स्टॉक में रख लें, है ना। कितना दिन तक रखोगे, 10 दिन, बस उसके बाद वो खराब हो जाएंगे। ये पेरिशेबल गुड्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनइलास्टिक होते हैं। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं, क्योंकि प्राइस में चेंज आने से हमारे इन के सप्लाई में ज़्यादा चेंज नहीं आता है, क्योंकि ये पेरिशेबल इन नेचर है, हम इनको ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, ऑफ फार्मर कैनॉट स्टोर टोमेटोज फॉर लॉन्ग इवन इफ प्राइस राइजेस। सही बात है, मतलब हम इन फ्यूचर अगर प्राइस बढ़ने वाला है टमाटर का, बट हम टमाटर को अगर 1 महीने बाद प्राइस बढ़ेगा तो 1 महीने तक तो स्टोर नहीं कर सकते ना, हमें भले मार्केट में कम प्राइस चल रही होंगी, हमें मार्केट में अपना स्टॉक उतारना ही होगा, है ना। वही चीज़ है पेरिशेबल गुड्स, मतलब जो खराब हो जाते हैं, जिनको हम ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो लंबे समय तक टिकते हैं, जैसे टीवी, फर्नीचर, कार्स, ये सब हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसकी सप्लाई जो होती है वो इलास्टिक होती है, प्राइस में चेंज होने से इस पर चेंज आएगा। अगर मतलब मार्केट में एसी का रेट बढ़ रहा है तब हम सप्लाई ज़्यादा कर देंगे, और टीवी का रेट घट रहा है तो हम टीवी का सप्लाई कम कर देंगे, तो इसकी सप्लाई इलास्टिक होती है, ठीक है। मतलब प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में चेंज होता है। टाइम पीरियड, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन होता है। सप्लाई इज लेस इलास्टिक बिकॉज प्रोडक्शन कैन नॉट इंक्रीज क्विकली। सही बात है, अगर छोटे शॉर्ट टाइम में देखें तो हम सप्लाई को तुरंत बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्शन को तुरंत नहीं बढ़ा सकते। हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मशीन्स लानी पड़ेंगी, बहुत सारी लेबर लगाने पड़ेंगे, और है ना, तो उसके लिए हमें कैपिटल चाहिए होगा। कैपिटल भाई अर्निंग होगी तभी कैपिटल आएगा हमारे पास, है ना, या फिर हमारे पास कोई रिटेन्ड अर्निंग हो हमारी, है ना, मतलब हमने कोई बचत करके रखी हो। लॉन्ग रन में देखें तो सप्लाई बिकम मोर इलास्टिक, सप्लाई इलास्टिक हो जाता है लॉन्ग रन में। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे पास टाइम होता है, हमारे पास उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, हमारे पास समय ज़्यादा मिल गया ना, हम फैक्ट्री को बढ़ा सकते हैं, लोगों को और एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में हमारी सप्लाई इलास्टिक होती है, शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होती है, लेस इलास्टिक होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, फार्मर्स कैन नॉट ग्रो मोर वीट इमीडिएटली। अब हम कह दें किसानों से कि वो तुरंत हमें अनाज उगा के दे दे तो नहीं पॉसिबल है ना, वो नेक्स्ट सीजन तक भले उसको ज़्यादा दोगुना उसकी खेती कर सकते हैं, ठीक है, बट अभी तुरंत चाहिए तो नहीं पॉसिबल है। प्राइस एक्सपेक्टेशंस, ये भी अफेक्ट करता है। अगर प्रोड्यूसर्स को ये उम्मीद है कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी तो वो गुड्स को स्टोर कर लेंगे, दे में स्टोर गुड्स नाउ, वो गुड्स को स्टोर करेंगे, मार्केट में अपनी सप्लाई अभी के लिए कम कर देंगे, ठीक है। प्रेजेंट सप्लाई बिकम इनइलास्टिक, और अभी की सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक हो जाएगी, प्राइस अगर फ्यूचर में बढ़ने वाला है। इनइलास्टिक मतलब अभी मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से हमारी सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो कांस्टेंट एक नॉर्मल थोड़े बहुत जो गुड्स हम मार्केट में सप्लाई कर रहे थे वही करेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक, मतलब सिंपल प्रोडक्शन टेक्निक में सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स इंक्रीजेस सप्लाई इजिली, सप्लाई बिकम्स इलास्टिक। जैसे अगर हम देखो नेचर ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक मतलब होता है ना कि कुछ प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ईजी होते हैं, तो अगर सिंपल प्रोडक्शन मेथड है किसी प्रोडक्ट का तो हम उसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम उसमें स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन मेथड है, मतलब बहुत ही मेहनत और बहुत ही कह लो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, तो उसका सप्लाई इनइलास्टिक होगा। हम कितना भी बेस्ट दे लें वो मतलब एक टफ चीज़ है, टिपिकल चीज़ है ना, उसको इंक्रीज करना उसकी सप्लाई को। और अगर हम ज़्यादा अपना प्रेशर डालेंगे कि हम सप्लाई बढ़ा दें इस चक्कर में, तो कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर होगा, या मशीन ख़राब होगी, कुछ
या कोई एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो जाएगी, है ना, तो यही चीज़ है। अब देखो, मेकिंग कैंडल इज ईजी बट मेकिंग एयरप्लेन्स टेक टाइम एंड कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, वही चीज़ है। छोटी मोटी चीज़ जो बन सकती हैं उनकी सप्लाई जो है वो इलास्टिक होती है। हम जैसा डिमांड आएगा, जैसा प्राइस है मार्केट में, उसके हिसाब से हम सप्लाई चेंज कर सकते हैं। बट कॉम्प्लेक्स चीज़ें जितनी होती हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्शन में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, वो डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स है ना, तो वही है, उसका सप्लाई जो है वो इन इलास्टिक है। प्राइस के अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, उसके सप्लाई में चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा यूनिट 5 यहीं पे। सो आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ फर्दर ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।